वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम बाजने और आज हम करने जा रहे हैं कंजक्शन। देखो यार, कंजक्शन करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा होता है ना, तो जो डर होता है, फियर होता है, वो हमारे सिर पे चढ़ता जा रहा होता है, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते। अब वो इसलिए होता है क्योंकि यार इस बात की 100% गारंटी नहीं दिख रही होती कि यार यूनिफॉर्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और इसी चक्कर में हम लोग परेशान रहते हैं। तो मैं आपको बस इतनी होप देना चाहता हूं कि अपना हमेशा याद रखो कि यार तुम्हारा पर्पस क्या था, तुम क्यों यूनिफॉर्म पहनना चाहते थे, बस उस चीज को याद रखो और रास्ता मिलता जाएगा। सोच के देखो, अगर मान लो तुम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रहे हो और मान लो बीच में कहीं तुम खो गए मतलब कि यार नहीं पता कि हम कहाँ है, ए पॉइंट से बी पॉइंट से खो गए, तो तुम्हारे उस बी पॉइंट तक जाने का जो मकसद है वो तभी पूरा हो सकता है जब तुम्हें ये याद हो कि मैं वहां क्यों जाना चाहता हूं। समझ लो, वरना कोई भी इंसान इस जर्नी को क्विट कर सकता है, कोई भी। हर इंसान के साथ ये फेज आता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं यार कंजक्शन के बारे में। बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको कंजक्शन समझाऊंगा मैं आपको, और एक क्लियरिटी दूंगा कि यार कंजक्शन है क्या चीज, और मुझे लगता है इसके बाद आपको कोई दिक्कत आएगी। देखो, कंजक्शन वर्ड को अगर आप थोड़ा तोड़ो तो आपको एक वर्ड मिलेगा जंक्शन। अगर आपने ये जंक्शन वर्ड दे रखा होगा, रेलवे जंक्शन, सुना है आपने ये बात? हाँ सर। तो जंक्शन वर्ड का मतलब जो होता है वो होता है जोड़ना। इस चीज को कनेक्ट करने को हम जंक्शन वर्ड कहते हैं। ठीक है। अब एक और वर्ड होता है, वो होता है प्रीपोजिशन। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, कंजक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। मैं दोनों आपको क्लियर करता हूं। एक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या कहता है? जो किसी की प्लेस बताता हो। जैसे पहले से जिसकी प्लेस बताता हो। प्री मतलब पहले और पोजिशन मतलब जगह, जो पहले से किसी की जगह बताते हैं। जैसे ऑन, इन, एट, ये सब क्या बताते हैं? जगह बताते हैं कि भैया कौन सी कुछ जगह है। बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं कि वो प्रीपोजिशन है कि कंजक्शन है, वो दिक्कत करते हैं। जैसे वर्ड है फॉर, सिंस, ठीक है, हार्डली। These kind of words are always confusing कि यार ये preposition है कि conjunction। तो मैं आपको अब बहुत क्लियरिटी से समझाऊंगा और डीप में लेके जाऊंगा कि हम क्या समझते हैं कंजक्शन को, कंजक्शन का काम क्या है। ठीक है, चलो अब तो पहली बात तो समझो, कंजक्शन का काम होता है दो चीजों को जोड़ना। जैसे कि दो शब्दों को जोड़ना। जैसे दो शब्दों को कैसे जोड़ सकते हो? मैं कहूं राम एंड श्याम, तो क्या ये दो शब्द नहीं है? हाँ सर, दो शब्द है। इससे हमने जोड़ा इसे एंड से, और एंड क्या काम कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आप यहाँ पर लो, आई ट्राइड सो हार्ड एंड गॉट सो फार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, कंजक्शन कर रहा है। अब आता है फ्रेज। ठीक है, दो छोटे फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। और लास्ट होता है क्लॉज। क्लॉज अभी दोनों मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ी देर में दिखाऊंगा, पर आई थिंक आप कंजक्शन का मेन काम समझ रहे होंगे। दो चीजों को जोड़ने का काम क्या करता है? कंजक्शन। अब आपको नहीं पता होगा, आपके यहाँ एक टेस्ट होता है एग्जाम में, उसे हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। समझते हो आप पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच कहता है कि वो एक सेंटेंस को अंडरलाइन कर देगा, सेंटेंस के एक वर्ड को अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि बताओ ये क्या है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, कंजक्शन है, क्या है। तो अभी तो आपके लिए बताना बड़ा आसान है कि ये कंजक्शन है, पर अगर मैं पूछ लूं कंजक्शन में भी कौन सा कंजक्शन है, तो शायद आप नहीं बताओगे। तो उस चीज में हमें पहली चीज समझनी पड़ेगी। एक कंजक्शन होता है वो ऑर्डरेटिंग कंजक्शन। क्या होता है मेरी जान? वो ऑर्डरेटिंग कंजक्शन, जिसका काम क्या होता है? दो चीजों को कोऑर्डिनेट करने का। इसलिए हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन। ठीक है, नाउ अब यहां पर जो कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन में कंजक्शन आते हैं वो आते हैं तीन, एंड, बट और एज वेल एज। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एंड, बट और एज वेल एज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाऊं, आप यहां पर देखो, सिद्धांत एक टीचर है। ठीक है, अपने आप में एक सेंटेंस है। सिद्धांत एक सिंगर है, अपने आप में एक सेंटेंस है। दोबारा मेरी बात सुनो, सिद्धांत एक टीचर है, सिद्धांत एक सिंगर है, दोनों अपने आप में एक पूरे कंप्लीट सेंटेंस है। बट अगर मैं इसे किसी चीज से जोड़ना चाहूं तो देखो वो एंड है। यहां से देखो, तो कहता है सिद्धांत एक टीचर है और एक सिंगर है। ये रहे, कायदे में दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट हैं, पर इन दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं किसी एक कंजक्शन से, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दो इंडिपेंडेंट चीजों को जोड़ा जा रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फ्रॉग कैन सर्वाइव इन वाटर। फ्रॉग जो है पानी में जिंदा रह सकता है। फ्रॉग कैन सर्वाइव ऑन लैंड। फ्रॉग जमीन पे भी जिंदा रह सकता है। दोनों सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस को जोड़ना होगा हमें। तो हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन।
दोबारा हमने इसमें एंड का इस्तेमाल किया। चलो थोड़ा सा और देखते हैं जरा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आता है कॉन्ट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। देखो दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही होंगी पर दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। देखो जैसे ही इज पुअर, क्या अपने आप में सही सेंटेंस है? हाँ बिल्कुल सही सेंटेंस है। ही इज ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट है। दोनों अपने आप में सही है पर दोनों क्या है? अपोजिट है। ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसमें जब दो चीजें सही हो पर दोनों अपोजिट हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बट का। क्लियर है? एंड का इस्तेमाल हमने कब किया? जब दोनों चीजें सेम होती है, जो एक ही बात कह रही है, दोनों पॉजिटिव कह रही है या दोनों नेगेटिव कह रही है, तो हमने किसका इस्तेमाल किया? एंड का। पर एक पॉजिटिव कह रही है और एक नेगेटिव कह रही है तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? बट का। क्लियर है? ये देखो वो रिच है पर वो किसी की मदद नहीं करता, तो वो रिच है बट विल नॉट हेल्प एनीवन। क्लियर है? आई कॉल्ड हिम अप, मैंने उसे कॉल किया बट डिड नॉट अटेंड माई कॉल। अब जरा आप उसमें कुछ एक बात नोटिस करो, जरा ध्यान से नोटिस करो। देखो अगर हमने बचपन से लेके आज तक सेंटेंस पढ़ा है तो सेंटेंस हमें क्या कहता है? सेंटेंस ये कहता है कि सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद आता है फुल स्टॉप। यही तो पढ़ा है ना बचपन से लेके आज तक। हाँ सर यही पढ़ा है भैया। अब थोड़ा इसका एडवांस लेवल पढ़ते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, सब्जेक्ट, वर्ब, हैंड राइटिंग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही इतना होगा उसके तुरंत बाद लगेगा कंजक्शन। समझ में आ रही है? उसके बाद लगेगी वर्ब और वर्ब के बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी सोच के बताओ। देखो यहां पर देखो, ही इज वेरी रिच बट, बट क्या है? कंजक्शन। फिर क्या आएगी? वर्ब। ठीक है ना? आ रही है कि नहीं आ रही है? वर्ब और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब बिल्कुल आ रहा है। ठीक है ना? अब यहां पर देखो, आई कॉल्ड हिम अप बट क्या आ गया? कंजक्शन। और उसके बाद वर्ब आ गई। आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आ गई। तो ये बिल्कुल हो सकता है, इसका मतलब कि कंजक्शन के बाद वर्ब का इस्तेमाल हो रखा हो। ठीक है? और कंपलसरी भी नहीं है। जैसे यहां पर देखो, क्या यहां पर आपको इसका इस्तेमाल दिख रहा है यहां पर दोबारा? नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान रखो कंपलसरी नहीं होता है, बट अगर आप लगाना चाहो लगा सकते हो। बट आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है, सर कब लगाऊं और कब नहीं लगाऊं। देखो नॉर्मली जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें अगर आपको सेंटेंस और आगे लिखना पड़ता ना, तो आप 110% यहां पर इज का इस्तेमाल करते। ये एक नियम है। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अगर आपको इसके आगे कुछ और लिखना पड़ता तो आपको वर्ब का इस्तेमाल करना ही पड़ता। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? चलो अभी हम जरा थोड़ा और आगे लेके चलते हैं आपको, और फिर आपको समझ में आएगा मैं और क्या कहना चाहता हूँ। थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं। देखो जरा, यहां पर आता है एज वेल एज और एंड। दोनों लगभग सेम जैसा काम करते हैं, बट एज वेल एज ये कहता है कि वो किसी भी ना पोजीशन के लिए है। मतलब ये वो तो है पर ये भी है। बात समझो मेरी बात, ये वो तो है पर ये भी है। मतलब वो टीचर तो है पर साइंटिस्ट भी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एज वेल एज का इस्तेमाल क्या होता है? जब दो रैंक एक जैसी हो। जैसे वो ईमानदार तो है ही और वो अमीर भी है। बात समझ में आ रही है? एक और चीज, वो अच्छा इंसान तो है ही बट भैया दिल वाला भी है। क्लियर है? तो वहां एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं जहां दोनों चीजें एक तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव होती है। ठीक है ना? आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? चलिए, अच्छा एक बात और चीज दिखाऊं, तो यहां पर देखो जरा, यहां पर हाँ, देखो यहां पर हमने पढ़ा था एंड लगा हुआ है, पर देखो अगर आप एंड की जगह यहां पर एज वेल एज लगा दो तो ये भी ओके हो जाएगा। ठीक है ना? तो एंड और एज वेल एज एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है हमारे मुंह से बोलने में ना एंड की आदत ज्यादा है, तो एंड ही हम बोलते हैं ज्यादातर। ठीक है ना?
नॉर्मली एज वेल एज का जब हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो हम प्रोफेशन के लिए करने पड़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बात करी टीचर और साइंटिस्ट की, तो वो कि वो किसी ओहदे पे है तब हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो टाइप का कंजक्शन होता है वो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करता है, वो पहले वाले पे डिपेंड करता है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। सर बात समझ नहीं आई, मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। शी डाइड, वो मर गई, बिफोर शी रीच 25। क्लियर है। तो आप देख पा रहे हो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ध्यान से देखो, वो मर गई कब, 25 से पहले, 25 साल की हुई नहीं थी उससे पहले मर गई। क्लियर है। एक और देखो, आई फेल्ड इन एग्जाम, मैं फेल हो गया एग्जाम में, बट आई डिडंट स्टडी। ठीक है ना। और एक सेकेंड जरा, यहां पर ना बिकॉज है, सॉरी, मैं एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं। दोबारा बोलता हूं, मैं फेल हो गया एग्जाम में क्योंकि पढ़ा नहीं। तो अगर जो पहली वाली चीज हुई है, पहली चीज क्या हुई है, ये वाली चीज पहले हुई है, ये वाली चीज पहले हुई है, और उसके बाद ये काम हो रहा है, देख रहे हो। तो इस पे क्या होता है, किसी एक चीज पे डिपेंडेंट होता है तभी दूसरी चीज हो पाती है। पर जरा यहां पर दोबारा नोटिस करो आप, यहां पर कंजक्शन का काम क्या है कि यहां से आप एक दूसरा सेंटेंस फॉर्मेट में स्टार्ट कर सकते हो। अभी पढ़ा था हमने कि दोबारा वर्ब का इस्तेमाल हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब आप एक और चीज पढ़ोगे, आप ध्यान सुनो मेरी बात। अब आपका रूल क्या है, जब भी आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कर रहे हो, ठीक है ना। अब सबऑर्डिनेटिंग आप याद करना चाहो कर सकते हो, मैंने याद नहीं कर रखा क्योंकि यार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कहां पर क्या लगना है क्या नहीं लगना। पर मैंने ऐसे याद रखा है कि नॉर्मली सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। उसके बाद क्या आती है, कंजक्शन। और अगर तुम्हें जरूरत महसूस हो रही है तो तुम सब्जेक्ट का दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हो, और वर्ब तो लग ही जाएगी, और ये एक तरह से फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैं कहने का मतलब पता है क्या समझा था मैं, मतलब लेमन भाषा में, इसका मतलब कंजक्शन कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप का काम करता है, और इस फुल स्टॉप का काम यह है कि इसके आगे एक सेंटेंस दोबारा बन सकता है जिसमें सब्जेक्ट भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है। ये मैंने समझा अपने लिए। अच्छा ओके, समझ लो मेरी बात। मेरे दिमाग का खोपड़ा तब खुला, क्या कंजक्शन एक तरह से फुल स्टॉप या एक तरह से कह लो कॉमा का काम कर रहा है, क्योंकि कॉमा में भी ऐसी होता है कि एक सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये रे। और सेम में कंजक्शन के साथ कैसा होता है, एक फुल स्टॉप बीच में टपक जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी बात समझ में तो यार। ठीक है, अगर आप यहां तक की बात समझ गए हो तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हमारे पास दो वर्ड हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, और वो क्या है बेटा, बिफोर और बिकॉज। क्या है, बिफोर और बिकॉज। ठीक है, ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। ये अब आते हैं तीसरे फेज पे जिसको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है ना। तभी तक हमने तीन टाइप के कंजक्शन पढ़े, पहला पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग, फिर पढ़ा सबऑर्डिनेटिंग, और तीसरा कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन की खास बात क्या है कि वो हमेशा साथ यूज होते हैं। जैसे आपने सुना होगा आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, बिटवीन एंड एंड, बोथ। ये सब क्या है, आपके कोरिलेटिव कंजक्शन जिनका काम साथ साथ इस्तेमाल करना होता है। जैसे जरा बात करें, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, अगर बोथ वर्ड आया है तो एंड भी आएगा। क्लियर है। बस ये कंपल्सरी नहीं कि एंड आया है तो बोथ आएगा। क्लियर है। एक और देखो, ही इज एज गुड एज, हमने बात पढ़ा था एज वाली बात। अगर आपको एडजेक्टिव चैप्टर आपने नहीं देखा है तो प्लीज मैं कहता हूं देखो। तो एज क्या होता है, आपका रिलेटिव एक दूसरे के। ठीक है। अगला देखो, ही इज नॉट सो गुड एज। ठीक है ना। अब सो एज का इस्तेमाल तब करते हैं जब सेंटेंस में नॉट लगाओ, ध्यान रखना। सो एज का इस्तेमाल तब करते हैं जब सेंटेंस में नॉट लगाओ। ठीक। अगला देखो जरा, दो या ऑल्दो। दो या ऑल्दो का जब भी इस्तेमाल होगा तो या तो वहां पर कॉमा लगेगा या यट लगेगा। दोबारा बोलता हूं, जब भी दो या ऑल्दो का इस्तेमाल लगेगा या तो वहां यट लगेगा या वहां कॉमा लगेगा। क्लियर है। आगे देखो जरा, ऑल्दो और यट। देखो ये रहा एग्जांपल, दो के साथ या तो यट लगाओ या कॉमा लगाओ। सेम वे ऑल्दो के साथ या तो यट लगाओ या आप कॉमा लगाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। आगे बढ़े तब। अब जरा एक और देखो जरा, नो सूनर के साथ हमेशा THAN लगता है। देखो दो देन होते हैं, एक होता है THEN देन और एक होता है THAM देन। ठीक है ना। इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा, THAN देन होगा। ठीक है, इस वाले देन के बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। ठीक। अगला देखो, अगला स्कार्सली और स्कार्सली के साथ वेन।
स्कार्सली के साथ क्या यूज होता है? व्हेन। बट मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो आपको पता होनी चाहिए, ध्यान से देखो जरा, नोटिस नहीं की होगी आपने, नो सूनर के बाद कहीं भी देखो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है? सब्जेक्ट क्या होता था? ही, शी, ये इस्तेमाल हुआ है? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और देखो स्कार्सली के साथ भी ऐसे ही है, कोई ही शी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके तुरंत बाद क्या इस्तेमाल हुई है? वर्ब। क्या इस्तेमाल हुई है मेरी जान? वर्ब। ध्यान से देखो जरा, और उसके बाद लगाया है ही शी, जो भी लगाना है। और एक बात नोटिस करो, नॉर्मली क्या होता है, अगर हम ऐसे कहें हैड शी कम, या मैं कह रहा हूं केम, ठीक है ना, तो क्वेश्चन मार्क मिल जाता है। अगर सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है तो क्वेश्चन मार्क मिल जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, फुल स्टॉप है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरी जान, ठीक है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको एक बात बताई, 3 बातें मैंने आपको एक्चुअली बताएंगे। पहली बात क्या है कि नो सूनर का जो भाई है वो है देन, स्कार्सली का भाई है व्हेन, ठीक है ना, और यहां पर आ गया हेड, ठीक है ना। ये इस तरह से आपके सामने ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। चलो अब आते हैं वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, दोनों तो उसमें यूज नहीं होता। पहली बात, लेस वर्ड का इस्तेमाल वहां नहीं कर सकते जिस सेंटेंस में नॉट आ रखा हो, या नेवर आ रखा हो, या नो आ रखा हो। लेस वर्ड अपने आप में नेगेटिव है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल्ट, ध्यान से चलो वरना तुम गिर जाओगे, तो उसमें थोड़ी नेगेटिव सेंस आती है। इसके साथ देखो अंटिल, देखो अंटिल वर्ड एक बहुत ही प्यारा वर्ड है। अंटिल जो होता है टाइम बताने के लिए काम होता है। अंटिल है अपने आप में अकेला आएगा, उसके साथ कोई भाई बहन नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, कई लोग क्या करते हैं अंटिल के साथ देन को जोड़ देते हैं, ऐसा मत करो। अंटिल और देन अलग है, दोनों का साथ में कोई काम नहीं है। अगर देखो अनलेस इज अ एक्शन वर्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखो, जब भी अनटिल अनलेस शब्द का इस्तेमाल होगा, अनटिल अनलेस वर्ड का इस्तेमाल होगा, तब ना तो नॉट लग सकता है, ना नेवर लग सकता है, ना नो लग सकता है। ये नियम है। तो लीस्ट या लेस्ट, अनटिल और अनलेस, ये 3 ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ कभी नो नेवर नहीं लेने देते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस बात को आपको बहुत एकदम जुबान पे याद रखो, ठीक है ना। चलो यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है, चलो अब यहां से हम आते हैं इसके तरफ। हाँ देखो बिटवीन और एंड, ये भी बहुत अच्छा रहता है। देखो अब बिटवीन एंड समझना बहुत जरूरी है। बिटवीन एंड की बात करें तो यू विल हैव टू चूज, जब आपके पास ऑप्शन होते हैं तब ये यूज करते हो आप, बिटवीन एंड एंड। यू हैव टू चूज बिटवीन गुड एंड बैड, यू हैव टू चूज बिटवीन रीता एंड गीता, क्लियर है। तो जब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं तो आप बिटवीन एंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्रॉम और टू का होता है ओरिजिन से, ओरिजिन एंड। आई वुड रेदर देन, रेदर के साथ क्या आएगा हमेशा? देन। नो अदर के साथ देन। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम आते हैं बड़ी दिलचस्प टॉपिक पे, वो है आपका आजा भाई आजा मेरा सिंस। क्या भैया? सिंस। सिंस का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और मुश्किल है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पेपर आपका लटका रहता है। देखो यार, जैसे मैं आपसे बात करूं सिंस, सिंस का इस्तेमाल कहां होता है? देखो पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, सिंस खाली ये कंजक्शन नहीं है, सिंस खाली ये कंजक्शन नहीं है, सिंस प्रीपोजिशन भी है और सिंस एक एडवर्ब भी है। अब तीनों का इस्तेमाल समझते हैं। जब भी हम सिंस को प्रीपोजिशन के लिए यूज करते हैं तो टाइम के रेफरेंस में यूज करते हैं। मैं यहाँ पर इतने सालों से रह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा आई लिव्ड हियर सिंस 2020, मैं 2020 से रह रहा हूँ। और इसमें क्या खास बात होती है कि वो डेफिनेट टाइम होना चाहिए, मतलब एक फिक्स टाइम होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते मैं यहाँ से 4 साल से रह रहा हूँ, और ये नहीं सकते आप। अगर आपको यहाँ पर लिखना पड़े, मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एग्जाम में आती है। अगर मान लो आपको लिखना पड़े 4 इयर्स, आप कौन से 4 इयर्स? क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा फॉर। पर अगर उसने प्रॉपर कोई साल लिख दिया कि मैं 2020 से रह रहा हूँ, 2006 से रह रहा हूँ, 2008 से रह रहा हूँ, ठीक है, या कोई प्रॉपर और दे दी, उसने कहा 9 दिसंबर 1999 से रह रहा हूँ, तो मैं सिंस का इस्तेमाल ही करूंगा। सिंस आता है डेट के साथ, ये कोई उसमें डिफाइन टाइम दे दिया है, क्लियर है। अब आते हैं वर्ड पे एडवर्ब। यहां से देखो जरा मेरी बात, सिंस का इस्तेमाल एडवर्ब के तौर पे भी हो सकता है, पर जब भी सिंस का इस्तेमाल एडवर्ब के तौर पे होगा तो आपको याद रखना है ये एडवर्ब सेंटेंस के आखिर में आएगी। एक बहुत बड़ा नियम है ये आपको पता नहीं होगा। जब भी सिंस का इस्तेमाल एज अ एडवर्ब होगा तो वो सेंटेंस के आखिर में ही आएगी, क्लियर है। उसके ना आगे कुछ आ सकता है ना पीछे कुछ आ सकता है। सेंटेंस देखिए जरा,
he left yesterday, comma, we haven't seen him since. ठीक है ना? The village disappeared long since. विलेज बहुत पहले गायब हो चुका था. ठीक है ना? तो भैया ध्यान रखना, सेंस का इस्तेमाल जब भी एज एडवर्ब होगा तो सेंटेंस के आखिर में होगा. अब आते कंजक्शन. कंजक्शन पकड़ना बड़ा आसान है एज अ सेंस. ध्यान से देखो, सेंटेंस के बीच में इसका इस्तेमाल होगा. हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है. इसके आगे एक पूरा सेंटेंस होगा, इसके पीछे भी एक पूरा सेंटेंस होगा. देखो, इसके आगे भी एक सेंटेंस, इसके पीछे भी एक सेंटेंस है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेंस को गायब कर दूं और यहाँ पर लगा दूं फुल स्टॉप, तो देखो ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट लेगा. आई फेल्ट गुड, मुझे अच्छा लगा. आई केम हियर, मैं जब यहाँ आया. ठीक है. शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई. द टेस्ट वेंट वेल, टेस्ट अच्छा गया. तो ये एक तरह से दो सेंटेंस को बीच में जोड़ने का काम कर रहा है. अगर आप याद करो, जब मैंने आपको कंजक्शन की परिभाषा पढ़ाई थी, ध्यान सुनना मेरी बात, जब मैंने आपको कंजक्शन की परिभाषा पढ़ाई थी तो मैंने आपको यही बताया था कि कंजक्शन का क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ना. तो वो देखो सेंस कितनी प्यारी तरह से करता है. मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? हाँ सर, अब तो आ गई. ठीक है. अब एक बात और, सेंस का इस्तेमाल हर टेंस में नहीं कर सकते. सेंस का इस्तेमाल आप प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हो, पास्ट परफेक्ट में कर सकते हो, सिंपल पास्ट में कर सकते हो. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनिए. यहाँ पे लिखा है आई हैव वर्कड हियर सिंस 2019. बिल्कुल हो सकता है. ये क्या है? सिम प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज या हैव का इस्तेमाल होता है. ठीक है. पास्ट परफेक्ट में होता है हैड का इस्तेमाल. ठीक है. सिंपल पास्ट में भी करा जा सकता है, बट क्या कह रहा हूं, बट जब ये सेंस का इस्तेमाल करा जाएगा तो बीच में आ जाएगा, एक तरह से कंजक्शन का काम करेगा. और उसका जो पहला वाला हाफ है, ध्यान सुनना, जो उसका फर्स्ट हाफ है सेंटेंस का, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, और दूसरा वाला जो होगा वो होगा सिंपल पास्ट के अंदर. ये सिंपल प्रेजेंट में कभी भी गलती से भी आपका सेंस का इस्तेमाल होता ही नहीं है. मेरी बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल आ गई. आगे चलते रहो. अब एक वर्ड आता है एवर सिंस. ये भैया बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है. ठीक है. और ये कंफ्यूज होता है एक वर्ड है फॉर एवर के साथ. मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एवर सिंस और फॉर एवर कब कब इस्तेमाल होता है? पहले एक काम करते हैं, एवर सिंस देखते हैं. देखो एक सेंटेंस देखो, he has been sad ever since she left. ठीक है. वो बहुत दुखी है जब से वो छोड़ के गई है. ठीक है ना. I have loved books ever since childhood. ठीक है ना. मुझे किताबें बचपन से ही पसंद है. ठीक है. अब एवर सिंस क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना. एवर सिंस का इस्तेमाल जब फॉर एवर से कंपेयर करते हैं तो बड़ा अंतर है. एवर सिंस कहता है टाइम के लिए कि मैं एक सर्टेन टाइम तक कोई काम करा है या करता रहा हूं. ठीक है ना. और उसको आप डिफाइन कर सकते हो. जैसे मैंने कहा बचपन से मुझे किताब पढ़ने का शौक है, तो बचपन मतलब मैं जब पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ 1996 में और आज 2025 चल रहा है, तो तब से लेके अब तक मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक. ये डिफाइंड हो गया. फॉर एवर कहता है एटर्नल. एटर्नल मतलब कि पास्ट में भी करता था, प्रेजेंट में भी करता हूं और मैं फ्यूचर में भी करता रहूंगा. उसमें कोई समय डिफाइन नहीं होता. ठीक है ना. अब जरा मैं आपको कुछ सेंटेंस दिखाता हूं जो आपको समझ में आएंगे. ये अच्छा सर कहना क्या चाह रहे हैं. अभी थोड़ी सी मेरी बात हो सकता है कम समझ में आई हो, अभी दोबारा समझ में आएगी तो एकदम क्लियर हो जाएगा. देखो मेरी बात बहुत ध्यान सुनो. क्वेश्चन देखो, फॉर एवर और एवर सिंस के ऊपर. सेंटेंस है शी मूव टू दिल्ली, आई हैव मिस हर फॉर एवर. जब से वो दिल्ली शिफ्ट हुई है मैं उसे बहुत मिस करता हूं हमेशा. अब भैया ये हमेशा गलत है यहां पर. क्यों? क्योंकि ये पास्ट की बात नहीं कर रहा, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा. क्लियर है. अगर इस सेंटेंस को सही से लिखना होता तो यहां पर होता एवर सिंस. जब से वो गई है, भैया वो किसी तारीख को गई होगी ना. हो सकता है 20 अगस्त को गई हो और तब से उसकी बहुत याद आ रही है. क्लियर है. तो यहां पर क्या हुआ, एवर सिंस. अभी भी हो सकता है क्लियर ना हुआ कि फॉर एवर और एवर ना, फॉर एवर सिंस कंफ्यूज करता है. अगर दोबारा से मैं आपको दोबारा होता हूं, एक बार रिकॉल. एवर सिंस एक पर्टिकुलर डेट से मामला स्टार्ट होता है, एक पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट होता है और उसके बाद हो सकता है वो इन्फिनिटी हो जाए. फॉर एवर बोलता है कि मैं पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में तुमसे करता रहूंगा, करता हूं. जैसे मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा. आई लव यू फॉर एवर. जैसे मैंने एक वर्ड कहा, आई लव यू फॉर एवर. इसका मतलब था पहले भी करता था, अब भी करता हूं और करता रहूंगा. मान लो एक लड़का है, उसका ब्रेकअप होने जा रहा है, लड़की की शादी दूसरे से होने जा रही है. दोबारा बोल रहा हूं मैं,
लड़की की शादी किसी और से होने जा रही है और लड़का उससे प्यार करता है और लड़की कह रही कि तुम मुझे भूल जाओ, अब मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम किसी और को डिजर्व करते हो, तुम बहुत अच्छी लड़के वगैरह वगैरह। लड़के ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तो इसकी अंग्रेजी क्या हुई? आई लव यू फॉर एवर। ठीक है ना, हमेशा करता रहूंगा, मतलब मैं कल भी करता था, आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। अब जरा एक एग्जांपल देखते हैं जहां पर देखो फॉर एवर सुनने में तो सही लगेगा पर है गलत। आई एट मोमोस, मैंने एक बार मोमोस खाए थे, एंड आई लव देम फॉर एवर, और तब से मुझे बड़े पसंद है। बट फॉर एवर यहां नहीं आएगा, एवर सिंस आएगा, क्योंकि मोमोस जब तक उसने खाए नहीं थे उससे पहले तो उसे पसंद थे ही नहीं। बात समझ आ रही है? तो मतलब वो एक मोमेंट है, मोमेंट है जी, मोमेंट है, समझने वाली बात, एक मोमेंट है। उस मोमेंट में जब हुआ उसके बाद से मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्लियर है? एक अब सेंटेंस देखिए फॉर एवर पे, जैसे आई विल लव माई कंट्री, यहां पर आई विल नहीं आएगा, आई लव माई कंट्री फॉर एवर। पहले भी करता था, अब भी करता हूं और करता रहूंगा। दे प्रॉमिस टू स्टे टुगेदर फॉर एवर, उन्होंने अपने साथ क्या कहते हैं, साथ में रहने का एक फैसला किया। पहले भी रहते थे, अब भी रहते हैं और बाद में भी रहेंगे। ठीक है ना? ही कैन प्ले वीडियो गेम्स फॉर एवर विदाउट बीइंग बोर्ड, वो पहले भी वीडियो गेम खेलता था, अभी भी खेलता है और आगे भी खेलता रहेगा बिना बोर हुए। ठीक है? इट फील्स लाइक वी हैव बीन वेटिंग फॉर एवर, ऐसा लग रहा है मैं पहले भी इंतजार कर रहा था, अब भी इंतजार कर रहा हूं और लगता है इंतजार ही करना पड़ेगा मेरे को। सम स्टोरी स्टे इन योर हार्ट फॉर एवर, कुछ कहानियां हमेशा ही दिल के पास रहती हैं, पहले भी रहती थी, आज भी है और शायद जब तक मैं मरता रहूंगा तब तक मेरी जिंदगी में रहेंगी। तो फॉर एवर का काम मतलब आप समझ गए होंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बताने के लिए होता है और वो कभी एंडिंग नहीं होता। ठीक है ना? तो बात ध्यान से समझिए इस बात की। क्लियर है? और एवर सिंस में कोई डेट स्पेसिफिक या कोई मोमेंट कि भैया मोमेंट है कि यार एक बार जब मैंने उसे देखा था ना तब से लेके आज तक मैं उसे भूल नहीं पाया हूं। सो वंस आई सॉ हर आई कांट फॉरगेट हर एवर सिंस, जब मैंने उसे देखा था उसके बाद से नहीं भूल पाया हूं मैं। ठीक है ना? तो एवर सिंस के लिए एक मूवमेंट होना चाहिए कि भैया मूवमेंट हो गया, एक घटित कोई कहानी हो गई, उसके बाद से कुछ हो रहा है तो एवर सिंस का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है? अब आता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या कहता है? फॉरवर्ड कहता है कि हम रीजन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब फॉर इसी रीजन के लिए हो सकता है, जैसे आई कम हेयर फॉर एग्जाम, मैं एक एग्जाम के लिए आया हूं, एक रीजन के लिए आया हूं। ठीक है? पर्पस बताने के लिए होता है, आई वेट फॉर यू, आप आ जाओ पर मेरा पर्पस है आपसे मिलके जाऊंगा मैं। किसी पर्सन के लिए आ सकता है। ठीक है ना? आई एम राइटिंग द लेटर फॉर माई टीचर, मैं अपनी टीचर के लिए लेटर लिख रहा हूं। बट फॉर की एक खास बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है, जैसे ही आप फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान सुनना, फॉरवर्ड के तुरंत बाद आपको कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये एक नियम है इसके साथ। ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी है जो आपको फॉलो करना है। जैसे हम रीजन के साथ चलते हैं, जैसे आई मेड टी फॉर यू, देखो। ठीक है? एक और देखते हैं, दिस टूल इज फॉर कटिंग वुड, कटिंग एक जीरेंड, जीरेंड मतलब क्या होता है? नाउन। ठीक है? द पर्सन हु रिसीव्स इट, ठीक है ना, सॉरी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, तो सॉरी मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया 2 सेकंड के लिए। सो पर्सन के लिए जब इस्तेमाल होता है तो फॉर का इस्तेमाल होता है, जैसे शी बॉट अ गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड, फॉर के बाद क्या आ रहा है? प्रोनाउन। क्लियर है? दिस इज द होल गेम। ठीक है? अब आते हैं फ्यू और लिटिल। देखो आपके एग्जाम में कहा कभी भी आ फ्यू द फ्यू का इस्तेमाल नहीं आता, ऐसी आ लिटिल और द लिटिल का नहीं आता है, कभी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है वो मुझे नहीं पता, बट आता नहीं है, कभी नहीं आया, मैंने नहीं देखा, किसी भी एग्जाम में नहीं देखा कि आ लिटिल द लिटिल पे क्वेश्चन आ रहा है। वो बस आपके स्कूल लेवल पे ही था। ठीक है? वो जब आपसे पूछते हैं तो वो लिटिल और फ्यू का कंफ्यूजन के लिए ही पूछता है। जैसे लिटिल तब आता है जब आप कोई भी चीज काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, पर क्या उसने बताया थोड़े में कितना? ठीक है ना? क्योंकि हम किसी चीज को काउंट करके नहीं बता पा रहे हैं या उसका बताना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं लिटिल। जैसे मैं आपको कहूं ये तेरे ग्लास में कितना पानी है, आई हैव अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी है। अब थोड़े से पानी को गिरोगे कैसे? ठीक है? तो वहां पर इस्तेमाल हम करते हैं लिटिल का। फ्यू का इस्तेमाल वहां करते हैं जिन्हें हम गिना जा सकता है।
Ben has few friends in London. लंदन में उसके दोस्त हैं और कुछ थोड़े से दोस्त हैं उसके, तो जिन्हें आप एक्चुअल में गिन सकते हो, पकड़ पकड़ के गिन सकते हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं few वर्ड का। मेरी बात समझ में आई? जरा एग्जाम्पल देखिएगा, थोड़े टफ एग्जाम्पल देखते रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, देयर आर फ्यू कार्स, यहाँ पर कुछ ऐसी गाड़ियां हैं ऑन द रोड आफ्टर मिडनाइट, कुछ गाड़ियां हमें मिडनाइट में दिख रही हैं, ठीक है, आफ्टर मिडनाइट 12 बजे के बाद दिख रही हैं रात के, तो आप गाड़ियों को गिन सकते हो। पर वही मैं कहूँ, देयर इज अ लिटिल चांस। अब चांस को आप कैसे काउंट करोगे? थोड़ा चांस है कि बारिश होगी कुछ दिनों बाद। अब दिन को आप गिन सकते हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पर चांस को नहीं गिन सकते। तो देखिए यहाँ पर लिटिल आ रहा है, एक दूसरी सेंटेंसेस में फ्यू आ रहा है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। नाउ अब जरा ये लिटिल फ्यू का ना मैंने आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज बनाई है। ये 2-3 मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और उसके बाद पूरा का पूरा एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे, ठीक है। और ये मैंने आपके टेस्ट में भी डाला है, तो जरा टेस्ट भी करके देखना। और टेस्ट आपको पता होना चाहिए, टेस्ट कहाँ मिलता है भाईजान? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल इसे करें। चलो, देयर इज अ पॉइंट इन कॉलिंग, देयर इज डैश पॉइंट इन कॉलिंग, देयर इज फ्यू पॉइंट इन कॉलिंग, देयर इज लिटिल पॉइंट इन कॉलिंग। तो भैया यहाँ पर क्या होगा? लिटिल और फ्यू में से ही आना है, मुझे जरा सोच के बताइए, लिटिल या फ्यू, क्या आंसर होगा यहाँ पर? एक और देखते हैं। पीपल अंडरस्टूड व्हाट ही सेड, लोगों ने, फ्यू लोगों ने समझा या लिटिल पीपल ने समझा? लोग गिन सकते हो, लोग नहीं गिन सकते हो। अगला देखिए, देयर इज डैश यूज इन ट्राइंग टू डू दिस, देयर इज लिटिल यूज और फ्यू यूज। फ्यू होता है काउंट करना, यूज को क्या आप काउंट कर सकते हैं? ठीक है, चलिए अब जरा आंसर देखिएगा। पहले का आंसर है लिटिल, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने पकड़ लिया है तो पॉइंट को, कि भैया आपके पॉइंट में कोई ऐसा देयर इज लिटिल पॉइंट इन कॉलिंग, आप कुछ ऑल भी करोगे तो उसमें कुछ खास पॉइंट नहीं निकलेगा, थोड़ा सा ही पॉइंट निकलेगा, और पॉइंट को आप काउंट नहीं कर सकते कि उसका वेटेज कितना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है पीपल, पीपल को आप गिन सकते हो, तो आंसर क्या आएगा? फ्यू आएगा। अगला देखिए यहाँ पर है, देयर इज लिटिल यूज। लिटिल मतलब क्या होता है? सॉरी, यूज का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल करना। इस्तेमाल कितना? 1%, 2%, 10%, कितना? तो भैया लिटिल, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये सारे क्वेश्चन करके देखो। अगर आप कमेंट सेक्शन में 4, 5, 6, 7, 8 सही जवाब दोगे, एकदम सही जवाब, तो मैं आपको एक PYQ की बुक गिफ्ट करूंगा। उसके नीचे अपना ईमेल आईडी डाल देना, मैं चेक कर लूंगा। और पहले 2% को, मेरे पास इतने व्यूज तो भी आते नहीं है, 2% ढूंढना बड़ा आसान होगा, उन 2% को मैं PYQ बुक सेंड करूंगा। क्लियर है? चलो करके भेजिए जरा, फिर बात करते हैं। जरा आइए देखते हैं। As soon as he got the letter, as soon as he got the letter at once he started, मतलब जैसे as soon as he got the letter, जैसे उसने उसको लेटर मिला, he got the letter at once he started, वो शुरू हो गया। अब सर यहाँ पर गलती क्या है वो तुम्हें बतानी है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से सोचो, आपको ऐसे मुझे लगता नहीं नॉलेज होगी यहाँ पर यहाँ पर क्या है, जब आप as soon as का इस्तेमाल कर देते हो, जब आप as soon as का इस्तेमाल कर देते हो तो उसके बाद आपको कुछ और यूज नहीं करना है। अब यहां पर इससे जो इस्तेमाल कर दिया वो यूज कर दिया एट वंस। समझ लो मेरी बात, सिंपल है। as soon as का कोई भाई नहीं होता, as soon as का कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, तो as soon as इस साथ एट वंस नहीं आएगा। as soon as he got the letter, कॉमा he started, उसमें काम शुरू कर दिया। जैसे उसे लेटर मिला उसने काम शुरू कर दिया। आगे देखो, as soon as the watchman ring the bell, क्या यहाँ पर then आएगा? नहीं। all the workers assemble in the hall, सिंपल। अगर पकड़ने आ जाए तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आगे देखो, no sooner did the monkey see the tiger when it jumped, क्या no sooner के साथ when आता है? नहीं सर, when तो नहीं आता, मैं तो नहीं देखा। when के साथ क्या आता है? then आता है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। आगे देखो, no sooner did I reach the office, यहाँ पर then आ रखा है, क्या then सही है? नहीं सर, THEN then आएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आगे देखिए जरा, अब चलो आगे देखो, अब ये है हार्डली हैज शी सीन हर आंट देन शी स्टॉप फाइटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है हार्डली वर्ड हो रखा है, और ये हार्डली के तुरंत बाद क्या आती है? वर्ब आती है, ये हमें पता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ये भी हमें पता है। तो अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर इसमें गलती है क्या? तो भैया यहाँ पर जो आपको गलती है वो आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, वो है व्हेन की। हार्डली के साथ कभी भी देन नहीं आता, क्या आता है? हमेशा व्हेन आता है।
हार्डली स्कार्सली के साथ जो भाई है उसका नाम क्या है? वेन। हार्डली स्कार्सली के साथ क्या आता है? वेन आता है, देन का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, आगे देखो जरा, यहां पर बताओ यहाँ क्या गलती है। सही, यहाँ हार्डली भी है, वेन भी है, पर प्रॉब्लम क्या है? हेड को यहां पर आना चाहिए था वी से पहले, यही गलती है। बिल्कुल सही पकड़े हो आप। अगला देखो, स्कार्सली हैड द नर्स लेफ्ट। स्कार्सली हैड द नर्स लेफ्ट आफ्टर एग्जामिनिंग हिम देन द पेशेंट डाइड। ठीक है ना, अब ये यहाँ पर क्या देन आना चाहिए? सर जी नहीं, देन तो नहीं आएगा, वेन आएगा। अभी अपने 2 मिनट पहले हो रहा था। स्कार्सली के साथ क्या आता मेरी जान? कहना क्लियर है? ओके जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। अभी देखो, एक सेकंड यार, ये हिल रहा है जरा। She had scarcely finished writing while she fell asleep. अब इसने scarcely वर्ड को सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल कर दिया। पहला सवाल तो ये कि क्या ये बीच में इस्तेमाल हो सकता है? तो भैया आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। ठीक है ना, पर हमेशा ध्यान रखो, बहुत ज्यादा ध्यान रखो कि जब भी scarcely का इस्तेमाल हुआ है बीच में, तो एक बात ध्यान रखनी है कि when का इस्तेमाल होगा ही होगा। ध्यान रखना, when का इस्तेमाल होगा ही होगा। और दूसरी बात, क्योंकि ये स्कार्सली अगर आप ध्यान से देखो एक एडवर्ब का काम करता है। क्या काम कर रहा है? एडवर्ब का। और यहां पर ये दोनों वर्ब के बीच में आना चाहिए, इधर है हेल्पिंग वर्ब और इधर है मेन वर्ब। क्लियर है? और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जब भी आप लिखोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वेन यहां पर पहुंचा हुआ हो। क्या रखा हो? वेन। यहां पर क्या है? वाइल। क्या हो? वेन। मेरी बात समझ में आ गई? सर आ गई। अगला देखो, दैट स्टोर हैडंट हार्डली एनी ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। जो स्टोर है ना उसके पास हेडेंट, हार्डली। अब सोचो, क्या नॉट और हार्डली दोनों एक साथ आ सकते हैं? जवाब है नहीं, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। हार्डली के साथ कभी नॉट नहीं आएगा। तो यहां पर जो गलती होगी वो इस वाले पार्ट में होगी। ठीक है ना, एक बार को आप सेंटेंस के बीच में हार्डली का इस्तेमाल कर लो, बट आप दूसरी गलती नहीं कर सकते कि भैया नॉट आ जाए। ठीक है ना, इसमें कोई बंदा कहेगा सर हार्डली के साथ तो अपना वो भी आना चाहिए, वेन। वो भी गलती है, हाँ, पर हमेशा याद रखो सेंटेंस में जो पहली गलती होती है हमेशा हम उसको यूपीएससी करेक्ट मानता है। ठीक है ना, आगे चलते रहो। एनी इज आइदर इंटेलिजेंट बट हार्ड वर्किंग। अब जरा भैया कुछ लग रहा है गड़बड़ा, आइदर के साथ तो और आता है। ठीक है ना, तो यहां पर बट तो नहीं आएगा, और आएगा। सिंपल था ये तो। देखो, आइदर यू और ही, सिंपल। आगे देखो, आई विल आइदर गो फॉर अ वॉक और एल्स प्ले फुटबॉल। आइदर गो फॉर अ वॉक और प्ले फुटबॉल, बड़ा ही सिंपल था। अगला देखो, समय इज नाइदर राइट नॉर रॉन्ग। आगे देखो ना, नाइदर मोहित नॉर रोहित हैज ब्रोकन द वॉल पीस। क्लियर है? आगे देखो ना, आई डिड नॉट स्टील द ऑरेंजेस। मैंने कभी ऑरेंजेस चुराए नहीं फ्रॉम योर ऑर्किड। ठीक है ना, ऑर्चर्ड। एंड नेवर डिड माय ब्रदर। ठीक है, अभी थोड़ा टफ है, अभी बात ध्यान सुनो। यहां पर क्या होता है जब भी ऐसा केस हो, ठीक है, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि नाइदर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय डू और डज। मेरी बात ध्यान सुनो, नाइदर की जगह आप डू और डज का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं? नाइदर की जगह आप डू और डज का इस्तेमाल कर सकते हो। डू और डज, या मैं क्या कह रहा हूं, डिड, ये आपको नहीं पता होगा। ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर आप नाइदर अगर लगाओगे तो भी देखो सेंस बनेगा। आई नाइदर स्टील द ऑरेंज फ्रॉम योर ऑर्चर्ड नॉर डिड माय ब्रदर। ये दो गलतियां हैं इसमें। डिड नॉट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो याद रखो नॉर का इस्तेमाल यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर डू डज डिड ये सब किसका काम करते हैं? नाइदर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, और मैं गलती से 2 गलतियां बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना। गलती से 2 गलती नहीं, एक ही गलती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। डिड नॉट अगर इस्तेमाल हो रहा है तो भी उसके साथ नॉर का इस्तेमाल हो सकता है, अगर हम बता रहे हैं कि 2 चीजें नहीं हुई हैं। जैसे ना तो मैंने चोरी की है, ना ही मेरे भाई ने करी, तो ना ही मेरे भाई के लिए क्या आ जाएगा? नॉर आ जाएगा। ये है। अब आता है 16, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। अब मैंने आपको बताया था लेस्ट वर्ड के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं आता। क्या ये बात सही है? जी देखो भाई, ध्यान रखो, लेस का इस्तेमाल नहीं आता। बट मेरी बात ध्यान सुनना, एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। यहां पर आप शुड का जो इस्तेमाल है उसको आप कुड से
या वुड से नहीं कर सकते। ये चीज ना एक्चुअली मैंने आपको बताई थी। ऐसा को हो सकता है खाली लेस्ट वर्ड आ रखा हो, ऐसा हो सकता है खाली ऐसा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दिखाऊंगा तो आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैंने जब आपको पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बहुत ईमानदारी से बताया था, हो सकता है आपके दिमाग से छूट गया हो, कि जब भी आप लेस्ट वर्ड यूज करेंगे तो शुड का इस्तेमाल करेंगे। बट यहां पर आ गया, ये देखो यहां पर लेस के साथ ना कोई शुड नहीं आया है, पर हमने पढ़ा ही क्या है कि लेस के साथ शुड आता है। हाँ आता है, अगर हमारी शुड की नीड होगी तो हम शुड ही लगाएंगे, कुड वुड नहीं लगा सकते। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कुड वुड का इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेस के साथ अगर लगेगा तो शुड लगेगा या तो कुछ भी नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो चीजें हमारे बोलचाल में कम यूज होती है वो एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है, इस बात पर आपका ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यहां तक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, संजय इज नॉट ओनली स्मार्ट, संजय ना केवल स्मार्ट है दो हार्ड वर्किंग। नॉट ओनली के साथ तो बट ऑल्सो आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। वेरी गुड। मिस्टर तोमर नॉट ओनली स्टॉप कमिंग बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू द एक्सीडेंट। ये मुश्किल है, ये बताओ, ये भैया कमाल है भैया, इस कमाल को बताओ तो हमारी। देखो ऐसा होता है, नॉट ओनली विल बी यूज बिफोर कमिंग, ठीक है ना, एंड बट ऑल्सो यूज बिफोर गोइंग, दोनों की जगह एक साथ ही होनी चाहिए। ध्यान सुनो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। मिस्टर थॉमस स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग, यहां पर आएगा देख, नॉट ओनली कमिंग बट ऑल्सो गोइंग, ठीक है ना। देखो इसमें भी आईएनजी फॉर्म के पहले आया है और इसमें भी आईएनजी फॉर्म के पहले आएगा। देखो हमेशा याद रखना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो सगे भाई भाई हैं, जो कहते हैं जुड़वे भाइयों की तरह हम काम करेंगे। जहां तू आया वहीं मैं आऊंगा, क्या बोल रहा हूं, जहां तू आया मैं वहीं आऊंगा। अगर यहां पर ऐसा होता, गो का वेंट तो रखा होता, गो का वेंट तो रखा होता, तो भैया हम यहां पर इस्तेमाल करते। तो नॉट ओनली यहां पर सही होता और यहां पर वेंट होता। मिस्टर तोमर नॉट ओनली स्टॉप कमिंग बट ऑल्सो वेंट टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू द एक्सिबिट। आई होप मेरी बात समझ आती है। तो ये कहता है कि हम सगे भाई भाई हैं, तो मेरे को आप इधर पुट करो जहां मेरा भाई है। मेरा भाई भी कहां आएगा, आईएनजी के पास आएगा। ये ऐसी आगे चलते हैं। आई हैवंट बीन टू पुणे बिफोर, मैं कभी पुणे नहीं गया। एंड नाइदर माई ब्रदर, ये किस तरह है, नाइदर नहीं आएगा नॉर आएगा। मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई भी नॉट वाली चीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया था डू, डज, डिड, है ना, उसमें एक और चीज जोड़ लीजिए एज, एफ। कोई भी नॉट वाली चीज किसकी तरह काम करेगी बेटा, नाइदर की तरह। और उसका जो दूसरा भाई होगा वहां पर क्या आएगा, नॉर आएगा, ठीक है ना। नॉर मैं ना आर ऐसे लिखता हूँ, मैं आर को ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन सा होता है कई बार को, पर मैं हार ऐसे लिखता हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या था, मैंने आर कॉपी किया था यहाँ से। आप देखो ये आर और वी आर सेम है, ठीक है, तो नॉर, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ओके, बी काइंड नॉट ओनली इन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में नॉट ओनली अपने वर्ड्स में काइंड हो बट ऑल्सो इन एक्शन। देखो यहाँ पर ये जो पूरा भाई है, ये जो भाई है, दोनों मैच कर रहे हैं इन वर्ड्स इन एक्शन, तो वो दोनों भाई क्या बोलते हैं, एक साथ आने चाहिए, ठीक है। 22, अच्छा कितने क्वेश्चन है भाई, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 39 क्वेश्चन अभी हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं। बोथ समीर एज वेल एज हिज वाइफ आर डिटरमाइंड टू मेक चेंजेस। बोथ समीर और उसकी जो वाइफ है वो डिटरमाइंड है, एकदम मजबूत इरादे हैं कि वो बदलाव करेंगे, ठीक है ना। अब भैया यहां पर क्या गलती है, देखो एज वेल एज के साथ आता है एंड, बात समझ आ रही है, और बोथ के साथ आता है एंड। यहां हमने क्या कर दिया, बोथ और एज वेल एज को लगा दिया, ये गलती कर दी हमने।
सुनने में और समझने में तो हो सकता है आपको सही लग रहा हो वो कि बोथ और एज वेल एज लगे हुए हैं, या मेरी हैंड राइटिंग कट्टी एकदम, बोथ एज वेल एज, ओके। दोनों का इस्तेमाल एक साथ नहीं होता है, बात समझ आ रही है। एज वेल एज की जगह यहां पर आपको लगाना पड़ेगा एंड, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, क्योंकि बोथ और एंड एक साथ आते हैं, बोथ और एंड एक साथ आते हैं। तो यहां पर क्या आना चाहिए आंसर में, एज वेल एज को मारो गोली और यहां पर लगाओ एंड, ठीक है। बोथ समीर एंड हिज वाइफ आर डिटरमाइंड टू मेक चेंजेस, ये रहे। आगे देखो, ऑल्दो आई ट्राई माई बेस्ट बट आई कुड नॉट पास द एग्जाम, जबकि मैंने कोशिश की थी। अब ऑल्दो के साथ क्या बट आता है, नहीं, या तो यट लगाओ या कॉमा लगाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑल्दो या दो के साथ क्या लगता है, यट, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर गलती है, यहाँ पर आपको पकड़नी है। चलो आगे देखो जरा, दो शी वॉज सिक बट, अरे फिर बट, दो के साथ या तो यट लगाओ या कॉमा लगाओ, क्या लगाओ, कॉमा। द वर्कर टेक ब्रेक बिटवीन 4 PM एंड 6 PM, नो, बिटवीन नहीं आएगा, फ्रॉम 4 बजे से लेके 6 बजे तक। आगे देखो, फ्रॉम जून टू जून, फ्रॉम 95 जून से लेके 2005 जून तक सिटी पॉपुलेशन डिक्लाइन बाय 20,000 पीपल, 20,000 लोगों की संख्या कम और हो गई है, ठीक है। प्रोग्राम वाज ऑलमोस्ट फिक्स, दो जो प्रोग्राम है वो वैसे तो फिक्स है, इट वाज हिज नेग्लिजेंस दैट लेड टू द डिसअपॉइंटमेंट। नाउ दो का इस्तेमाल आ रखा है, अगर आप सोच के देखो ये क्या होता है, जब भी दो का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना, जब भी दो का इस्तेमाल करोगे तो यट आएगा। बट अगर आप ध्यान से सोचो, यहां दो का इस्तेमाल जो है बहुत गलत है। क्या कहना चाहूंगा, ध्यान सोचो मेरी बात, यहां पर दो अपोजिट बात हो रही है। प्रोग्राम तो सारा फिक्स था, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हमें डिसअपॉइंटमेंट देखना पड़ा, तो यहां पर क्या आएगा, बट। सारा प्रोग्राम फिक्स था पर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हमें डिसअपॉइंटमेंट देखना पड़ा, ठीक है ना। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उस पर बहुत पैसा है, ठीक है, बट ही डेयर नॉट टू स्टार्ट अ कंपनी, बट वो स्टार्ट नहीं करना चाहता, क्लियर है। आज डेस्टिनेशन वॉज अबाउट 50 and 60 किलोमीटर टू द वेस्ट, हमारी जो डेस्टिनेशन है 50 to 60 किलोमीटर है फ्रॉम द वेस्ट। आगे देखो, आई कैन नॉट से इफ ही हैज पास द एग्जाम और नॉट, मैं नहीं कह सकता इफ ही हैज। अब देखो यहां पर क्या है, इफ को रिप्लेस करो आप वेदर के साथ, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान सुनो। और वेदर जो फॉलोड होता है वो बाय होता है और के, ठीक है। अगर मेरी बात ध्यान सुनो, आई कैन नॉट से वेदर ही हैज पास द एग्जाम और नॉट, तो वेदर के साथ क्या आता है मीजान, और, ठीक है ना। वैसे तो वेदर और इफ भाई भाई हैं, दोनों को आप इंटरचेंज वे में यूज कर सकते हो, बट अगर वेदर के साथ और लगा हुआ है तो नहीं कर सकते आप, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। यू मस्ट एडमायर द आर्टवर्क व्हेन योर ब्रदर हैज डन इट, आपको एडमायर करना चाहिए आर्टवर्क व्हेन योर ब्रदर हैज डन इट। नाउ यहां पर व्हेन की जगह आएगा इफ, अगर तेरे भाई ने कराया काम तो, क्लियर है। ये नई चीज है, मैंने ना पढ़ाई थी पहले, अब बताओ, ठीक है। अगर देखो, शी वुड नॉट हैव सफर्ड व्हेन यू हैड हेल्प हर इन टाइम, उसने सफर नहीं किया होता इफ, अगर तूने उसकी हेल्प कर दी होती। आगे देखो, आई कांट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास अनलेस दे प्रोवाइड फर्दर इंस्ट्रक्शन। अब देखो यहां पर क्या समझना है, अनलेस की जगह आपको यूज करना है अनटिल। अब अनटिल के साथ एक खास बात है, मैंने आपको बताया था अनटिल, अनलेस और यट के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, यहां पर नॉट आ तो रखा है, ध्यान सुन लो मेरी बात, नॉट आ तो रखा है, बट नॉट अगर सेंटेंस के इनके बाद नॉट नहीं आना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, इनके बाद नॉट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक बार ये आ गए, अगर मतलब सेंटेंस की स्टार्टिंग में अनटिल का इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद नॉट नहीं आ सकता। इनसे पहले तो नॉट आप लगा लो, इसके बाद नहीं लगाना आपको, ठीक है। अब सवाल ये आता है, अनलेस और अनटिल का क्या खेल है। देखो, अनटिल जो बताता है वो टाइम के लिए बताता है, और अनलेस जो बताता है वो कंडीशन के लिए बताता है। जैसे यहां पर देखें, आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास अनटिल दे प्रोवाइड द फर्दर इंस्ट्रक्शन। अब देखो यहां पर आपका ना टाइम का समय दे रखा है, उसने ये बोला है कि आपके आगे आने वाले टाइम में कुछ नहीं हो सकता
जब तक आपको कोई फर्दर इंस्ट्रक्शन ना मिल जाए। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर ने अनटिल यूज किया है। काफी लोगों को अनलेस का यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। मैं कहूंगा कि अनटिल अनलेस के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपकी टेस्ट में डाले हैं, प्लीज उसे करना और अच्छी तरह से क्लियरिटी आएगी, वरना कंफ्यूजन में रह जाओगे। अनटिल अनलेस और यट तीनों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन डाले हैं। प्लीज मेक श्योर टेलीग्राम पे आपको लिंक मिलेगा टेस्ट का, वहां से बहुत दबा के करना। ओके, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज, अनलेस तुम की नहीं दोगे द लॉकर यू विल बी किल्ड। है किल्ड कहां से आ गया? मैं क्या क्या लिखता रहता हूँ आजकल, एक मिनट मैं ध्यान से पढ़ता हूँ। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज टू द लॉकर यू, अच्छा कोई किसी ने बंदूक ठान रखी है इस पे। ओके, जब तक तुम चाबी नहीं दोगे लॉकर की तुम मारे जाओगे, ठीक है ना? तो भैया यहाँ पे जब तक नहीं आएगा, अगर तुम चाबी नहीं दोगे, सॉरी हिंदी में गलत बोल पड़ा मैं, अगर तुम लॉकर की चाबी नहीं दोगे तो तुम मारे जाओगे, ठीक है? अब अनलेस के तुरंत बाद या अंटिल के तुरंत बाद क्या नहीं आना चाहिए, या येट के तुरंत बाद क्या नहीं आना चाहिए? नॉट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर यही गलत, ठीक है ना? ओके, आगे देखो। आई कुड नॉट गो टू स्कूल एज आई वॉज सीरियसली इल, एज आएगा यहाँ पर, कैसी कैसी बातें करो। बिकॉज रीजन, बिकॉज आई वॉज सीरियसली, ठीक है? आगे देखो जरा। आई डिड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज इट वॉज रेनिंग, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज इट वॉज रेनिंग, यहाँ पर एज आएगा। सर क्या करते रहते हो, कभी एज आ रहा है कभी बिकॉज आ रहा। देखो यार ऐसा है, एज, फॉर और बिकॉज तीनों का काम एक ही है, पर बिकॉज जो आता है बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन के, भैया कोई बहुत ही तगड़ा रीजन है ऐसे ऐसे, ठीक है? वहीं जब हम बहुत ही वीक रीजन होता है तो उसके लिए हम एज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? इसलिए यहां पर एक पड़ा है, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज एज इट वॉज रेनिंग। ऐसा तो नहीं था कि बारिश हो रही है तो जा ही नहीं सकता, क्लियर है? अब मान लो आई डिड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज आई मेट एन एक्सीडेंट, अब एक्सीडेंट हो चुका है, अब भैया जाने का कोई पॉसिबल तरीका ही नहीं है, तब यूज होता बिकॉज। तो छोटे रीजन के साथ हम यूज करते हैं एज, छोटे रीजन के साथ यूज करते हैं एज। और इम्पॉसिबल, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता, उस रीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम बिकॉज। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके, ही हैज बीन स्टडीइंग विद मी, उसने मेरे साथ पढ़ाई करी है एज वी केम हियर, ठीक है ना? अब आप सोच करते हो यहाँ पर एज आएगा, क्या आएगा? यहाँ पर आएगा सिंस। जी सर थोड़ा सा मुझे समझा दो, मेरी लग जाएगी। देखो यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल क्यों आया, अभी बात ध्यान सुनो। टू कन्वे कि मैं तब से पढ़ रहा हूं, टाइम, जब टाइम का रीजन हो, क्या बोल रहा है? टाइम एज अ रीजन आ रहा हो, तो यहां पर हम ना एज यूज करते हैं ना बिकॉज यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सिंस, ठीक है ना? ये बात मैंने पहले भी बताई थी। ही हैज बीन स्टडीइंग विद मी सिंस ही केम, जब से वो मेरे पास आया हुआ है तब से हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ओके, अगला क्वेश्चन देखो। टिल आई एम अलाइव नोबडी कैन एवर हार्म, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। यहां पर है टिल नहीं, एज लॉन्ग एज, जब तक मैं जिंदा हूं, ठीक है ना? यहां पर क्या आएगा आंसर में? एज लॉन्ग एज, क्या आएगा मीजान? टिल की जगह क्या आएगा? एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, ठीक है? इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी समझने में। अगर देखिए वही कहता है सो लॉन्ग यू वर्क ऑनेस्टली नो वन कैन फायर यू, जब तक तुम ईमानदारी से काम करो तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता। एज लॉन्ग एज, ध्यान सुनना, सो लॉन्ग एज नहीं आएगा, यहां पर आएगा एज, ठीक है? सो वर्ड का इस्तेमाल तब आता है जब सेंटेंस में नॉट लगा हो, नॉट नहीं लगा है वहां पर, यहां पर क्या आएगा आपका? एज वर्ड आएगा, ठीक है? चलो बेटा, मैंने आपको एक किताब याद है ना, आपको कहा था उसे खरीद लेना, आई होप आपने खरीद लियो, बेटर इंग्लिश कर लेना बेटा। मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, प्लीज बेटे से जाके कर लेना, वरना काम नहीं बनेगा, आप रोगे। स्पॉटिंग है तो मजबूत नहीं है, बहुत अच्छी किताब है, पतली सी किताब है, मेक श्योर करो। पैरामाउंट बाय नीतू सिंह है, वो सारी आउटडेट हो गई, हम यूपीएससी लेवल बहुत हाई हो गया, ठीक है? अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगे ना कि यार मुझे ना सर से एक बार बात करनी है, सर अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार मैं उनसे बात कर लूं, तो आपकी ना मेरी 1-to-1 गूगल मीट हो सकती है। इस 1-to-1 गूगल मीट के अंदर ना मैं आपसे 2-3 घंटे आराम से वीडियो कॉल पे बात कर सकता हूं, और इसके लिए ना आपको प्ले स्टोर से सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर एक ऑप्शन आएगा कंसल्टेंसी,
उस ऑप्शन पे क्लिक करके मेरे से आपसे बात हो सकती है। और आपको लग रहा हो कि एक बार ना मैं आपकी टीम से बात कर लूं और फिर मैं ये एनरोलमेंट का प्रोसेस कर लूंगा, तो मेरी टीम के पास ये नंबर रहता है, उस पर भी आप बात कर सकते हो, ठीक है ना। और याद रखो, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप ना केवल आपको एंड्रॉइड पे मिलेगी पर iOS पे भी मिलेगी। पर iOS के ना इस नंबर पे आपको iOS लिख के भेजना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सर मुझे आपकी ना पर्सनल मदद चाहिए, क्या आप ऐसा हो सकता है कि आप मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर सको, मुझे ना कोई ऐसा बंदा चाहिए गाइडेंस कर सके। ये जो बाकी कोचिंग होती है वो लाइव क्लास तो लेती है, बट वो टीचर पर्सनली कभी बच्चों से बात नहीं करता। तो मैं हर हफ्ते बच्चों से बात करता हूँ, ऑन डिमांड भी बात करता हूँ। तो आपको लग रहा है, तो मेरे ना कई बैचेस हैं, जैसे सीडीएस के लिए शेषा है, कीर्ति है, तेजस है, एनडी के लिए त्रिशूल बैच है, ये रहे धोनी मतलब टी के लिए हमारा धोनी बैच है। तो मैं अलग से पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ। देखो, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैं आपको क्या क्या दे सकता हूँ। बाकी कोचिंग क्या दे रही होंगी, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मैं आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस दे सकता हूँ, लाइव डाउट सेशन दे सकता हूँ। मतलब कि आप 5 बजे मुझे कॉल करो, 6 से 9 के बीच में लाइव आकर प्राइवेट ट्यूशन की तरह आपके डाउट कॉल करो। वीकली 1-to-1 कॉल ले सकता हूँ, इसमें कोई और नहीं होगा, सिर्फ आप होगे, आप और मेरी बात होगी। 21,000 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और एनसीईआरटी के नोट्स सिंपल भाषा में क्लियर करके आपको दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास इंग्लिश, साइंस, करंट अफेयर, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो, इसको आपको पढ़ना हो, खाली एक सब्जेक्ट को तो मैं आपको वो भी पढ़ा सकता हूँ मात्र 7,999 में। किसमें? मात्र 7,999 में, ठीक है ना। आपको लग रहा हो बिल्कुल मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। और कोई भी दिक्कत आ रही है, आप इस नंबर पे कॉल करो, मैं आपकी मदद करूंगा। मेक श्योर आपके पास ये ऐप जरूर होनी चाहिए, तभी आपकी मैं ज्यादा अच्छे से मदद कर पाऊंगा, ठीक है। और iOS के लिए आपको सिंपल इस नंबर पे iOS लिखना है, आपको मेरी ऐप मिल जाएगी, ठीक है। चलो, आज हम वोकैबुलरी नहीं करेंगे, ठीक है ना। और आज मैं आप मतलब मैंने बना ली है, बट ये वाली वोकैबुलरी आपको अगली बार नेक्स्ट वोकैब के साथ मिलेगी। तो कल अगली बार तो वोकैब क्लास बहुत ज्यादा लंबी होगी। अभी मैं इतना चाहता हूँ कि इस क्लास की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, इस क्लास का टेस्ट भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। और याद रखिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं। और याद रखिए, ये वाली जो पीडीएफ है पूरी वोकैब की, ये तो आपको मिल जाएगी, पर मैं इसकी वीडियो नेक्स्ट टाइम डालूंगा, अभी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। थोड़ा शॉर्ट टाइम में मेरे पास अभी वीडियो रिलीज करनी है, 2-3 मेरे को एक साथ, ठीक है। मेरा एक प्राइमरी चैनल है जिसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, और उस चैनल पे ना एक कर्नल साहब है, लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित सर, उनके साथ मेरी वीडियो आनी है। तो अभी मैं उसमें बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूँ, तो आज ना आके नेक्स्ट टाइम वाले में आएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर एंड मिठाई खिलाना मत भूलना। बाय बाय।